सुप्रभात छात्रों, मैं अनिल मिस्त्री फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पुस्तक सरस्वती में और मेरा व्याकरण में से इकाई एक भाषा विचार का अभ्यास करेंगे। लेकिन हमने इस भाषा विचार की जो इकाई है उसके पहले भाग में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा और संविधान द्वारा स्वीकार की गई राज्य की भाषाओं की चर्चा की थी। और उसमें अभी मैं मानक भाषा की थोड़ी बात करने के साथ आगे हम इस इकाई एक भाषा विचार के आगे के दूसरा जो भाग है उसकी चर्चा मैं करूंगा। मानक भाषा, मानव के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा मानक रूप कहलाता है। वह भाषा का रूप कैसा कहलाता है? मानक। यानी जो शिक्षित जन है इस देश में और जो विद्वान है, जो भाषा के संदर्भ में कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो इस भाषा को स्वीकार किया गया है वही भाषा का मानक कहलाता है। और यहाँ हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य है, उसकी अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए हिंदी भाषा का एक ही रूप सभी जगह पर प्रचलित हो। इसलिए हिंदी भाषा का लिखित रूप जो है वर्तनी और उच्चारण, उसका मानक रूप निश्चित किया गया है और वही मानक रूप एक निश्चित किया हुआ रूप हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। और आज हम भाषा इकाई एक भाषा विचार में दूसरे भाग में सबसे पहले मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा की विशेषता व उपलब्धियों की चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। यह भारत में अनेक राज्यों के निवासियों की मातृभाषा है तथा यह देश की संपर्क भाषा भी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सभी मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश है। हिंदी जो है पूर्णतया यानी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। उसके उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। इसके उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम पर ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन के अक्षर बी की ध्वनि अ है, परंतु हिंदी में अक्षर अ की ध्वनि भी अ ही है। हिंदी फिजी देश की भी राजभाषा है। यह मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, नेपाल, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि में भी बोली जाती है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। आजकल टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन, अन्य कार्यक्रम भी हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिकाएं व पाठक हिंदी भाषा के हैं। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ पर मैंने आपके समक्ष हिंदी भाषा की विशिष्टताएं और उपलब्धियों की चर्चा की। अब मैं आपके समक्ष बोली व उपभाषा की चर्चा करूंगा। उसमें बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। बोली जो है वो भाषा का क्षेत्रीय मतलब छोटे से विस्तार में बोली जाती है और वो भाषा का अल्प विकसित रूप भी होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में ही प्रयोग किया जाता है। हम बोली का प्रयोग हम सामान्य रूप से हमारे व्यवहार का कार्य कर रहे हैं उसमें ही इसका प्रयोग करते हैं। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती है, लेकिन कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली अवधि में लिखा, सूरदास ने शिवसागर ब्रजभाषा में तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली में रचना की, परंतु बोलियों में रचना बहुत कम हुई। अब आपके समक्ष में उपभाषा की चर्चा करूंगा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो बोली है
उसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती है। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका चित्र भी बना था, अतः ये भाषाएं बन गई। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ मैंने आपके समक्ष उपभाषाएं और बोलियां जो उसके सामने मतलब टेबल तैयार करके लिखा है। एक, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसकी बोलियां है ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। 2, पूर्वी हिंदी की बोलियां है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3, राजस्थानी की बोलियां है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। 4, पहाड़ी हिंदी उसकी बोलियां है गढ़वाली, कुमाऊनी। और 5, मालवी की जो बोलियां है मगही, भोजपुरी और अंगिका। अब आपके समक्ष में लिपि का अर्थ और लिपि की परिभाषा की चर्चा करूंगा। लिपि का अर्थ है लिखना और लिपि की परिभाषा है जो लिपि की जो परिभाषा है उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जिस ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं और उसके लिखने के तरीके के बारे में जो तरीका होता है, लिखने का जो तरीका होता है उसको ही हम लिपि कहते हैं। यहाँ हम देखें तो विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ मैंने भाषा और लिपि की तालिका लिख कर रखी है जिसमें भाषा और लिपि दोनों दर्शाया है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन की लिपि है रोमन, फ्रांसीसी की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और बांग्ला की लिपि है बांग्ला। यहाँ मराठी की लिपि है देवनागरी, कश्मीरी की लिपि है देवनागरी, कोंकणी की लिपि है देवनागरी, नेपाली की लिपि है देवनागरी, संथाली की लिपि है देवनागरी और बोडो की लिपि है देवनागरी। तो यहाँ जो भाषाएं दी गई है उनकी लिपियों के बारे में बताया गया है कि उनको कौन सी लिपि में लिखा जाता है। अब छात्रों आपके समक्ष में देवनागरी की जो लिपि है उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। देवनागरी की विशेषता है, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता है, जबकि यहाँ रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है देवनागरी की लिपि की विशेषता है। तो यहाँ लेफ्ट से राइट को हम लिखते हुए जाते हैं बाईं से दाईं ओर। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनियों में एक रूपता है, मतलब जो भी लिपि का चिन्ह है और उसकी ध्वनि दोनों में समानता देखने को मिलती है। अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यह थी हिंदी देवनागरी लिपि की विशेषता है। अब मैं आपके समक्ष साहित्य की परिभाषा, साहित्य के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा। साहित्य किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। यहाँ जो परिभाषा में बात की गई है कि किसी भाषा की यानी विश्व की कोई भी भाषा उसके संचित ज्ञान जो मतलब कि संग्रहित ज्ञान का जो कोश उसे हम साहित्य कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। और इसमें जो लेखक है वो अपने अनुभव की बातें और ज्ञान की बातें लिखता है। यहाँ सबसे पहले मैं आपके समक्ष गद्य साहित्य की चर्चा करूंगा।
गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। यहाँ क्या बात करते हैं कि जो राइटर है साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने जो विचार है उसको व्यक्त करता है और वही क्या कहलाता है गद्य साहित्य। और इसमें तुकबंदी या अथवा लय का अभाव होता है। जैसे आपके समझ में एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ, उसमें आपको तुकबंदी या लय देखने को नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक स्थिर है, स्थिर से बैठा हुआ है, वह चरम और परम है। तो इसमें हमें कोई तुकबंदी या लय जिस तरह कोई गीत या कविता पठन करते ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ आपके समक्ष गद्य की जो विधा है उसके नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्र, निबंध, लेख, कहानी, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जप, जीवनी, ये सभी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। अब आपके समक्ष में गद्य साहित्य की चर्चा करने से पहले गद्य साहित्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं लेखक उसके नाम बोल रहा हूँ और उनके रचना। मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने जो कहानियां लिखी है वो मानसरोवर में संग्रहित है। गौदान और मंगलसूत्र के प्रसिद्ध उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद ने भूस्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाटक लिखे हैं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने सोमनाथ सोनाम उपन्यास लिखे हैं। मनु भंडारी ने हिम्मती और सुमेरा कहानियां लिखी है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू और गोरा संस्मरण लिखे हैं। अब आपके समक्ष पद्य साहित्य की परिभाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। इसमें क्या बताया गया कि जो कवि या कवियत्री अपने विचार तुकबंदी यानी जो तुकबंदी होती है और लय उसके द्वारा ही प्रकट करता है। आपके समक्ष उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक काव्यांश पढ़कर बता रहा हूँ। मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया टीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित को उठी माँ बेचारी था स्वर्ण निर्मित भत्तो, खेल किसी से लाल नहीं है राजा के घर की यह तो। इसमें हमें लय और तुकबंदी देखने को मिलती है। अब पद्य साहित्य की कुछ विधाएं इसके नाम में पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। दोहा, छंद, कविता, साथी, गीत पर एक पद्य साहित्य की विधाएं है। अब मैं आपके समक्ष इस पद्य साहित्य के कुछ प्रमुख कवि हैं उनके नाम और उनकी रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ संक्षिप्त में। कबीर जी ने जो दोहे गाए वो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने प्रयाण गीत, रामायण लिखी है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुकलश और राम बिहारी सिंह ने शक्ति और समा कुरुक्षेत्र लिखा है। अब आपके समक्ष में व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के अंग। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध व प्रयोग का ज्ञान कराता है। मतलब जो व्याकरण है, ग्रामर एक ऐसा शास्त्र यानी साइंस जो भाषा को शुद्ध, मतलब जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, उसको शुद्ध रूप में और प्रयोग में किस तरह लाना है उसका ज्ञान कराता है, उसके बारे में जानकारी देता है। व्याकरण के अंग इसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार मुख्य है। यहाँ हमने इस इकाई में भाषा विचार की चर्चा की। आने वाले इकाइयों में हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का विस्तार से अभ्यास करेंगे। छात्रों, यहाँ मैंने आपको इकाई भाषा विचार के बारे में भाग 1 और भाग 2 करके पूरी इकाई को मैंने विभाजित करके पहला वीडियो और दूसरा वीडियो बनाया और मैं आशा करता हूँ दोनों में आपने इस इकाई को अच्छी तरह समझा होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा।
धन्यवाद।